Hope screen is visible to all of you. Now, ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है? तो देखो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक तरह का एम्पलीफायर ही होता है, लेकिन इसका जो बेसिक काम होता है वो काम होता है कि अपने इनपुट में मौजूद सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करना। अपने इनपुट क्या है कि डिफरेंस को एम्पलीफाई करना। मींस कहने का क्या मतलब है कि अगर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सपोज अभी हम लोग फिलहाल सपोज हम लोग यहाँ पे एक एम्पलीफायर बना रहे हैं, ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ओपेम। तो ये इसका जो आउटपुट होगा, ये आउटपुट क्या होगा, इसके इनपुट में जो भी सप्लाई होगा, सपोज इनपुट वोल्टेज V1 दिया, ये V2 दिया, तो इनका जो डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, तो V2 माइनस V1, इनके डिफरेंस को एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है, इनके डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा। सपोज ये हमारा ऐसा सिग्नल है, तो ये भी हमारा कुछ ऐसा ही सिग्नल है। इनका जो भी डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस हमारे आउटपुट में एम्पलीफाई होकर के मिलेगा। तो ये कहने का मतलब होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज्ड for mathematical operation like integration, differentiation, subtraction, और you can say sum or averaging करना। इन सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को पूरा करने के लिए यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, तो हम लोग इसका दो तरह से डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो थोड़ा टेक्निकल है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज डायरेक्ट कपल हाई गेन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, सर तो हम, हाँ एक बार रिपीट कर दिए ना सर, हम लोग का नहीं चल रहा था। क्या हुआ सर एक बार रिपीट कर दिए थोड़ा शॉर्ट में सर। ठीक ठीक निखिल जल्दी आओ। ठीक। ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम लोग शुरू किए थे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है? तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है। ये भी एक तरह का एम्पलीफायर है। जो भी इसका इनपुट सिग्नल मिलेगा, वो उस इनपुट सिग्नल के क्या है कि उस इनपुट सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है, डिफरेंस को एम्पलीफाई कर देगा। सपोज यहाँ पे ऐसे हम लोग कहते, क्या हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक ओपेम है। ये ओपेम हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये ओपेम है। इसका कितने टर्मिनल्स होंगे? तो इसके 5 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, एक आउटपुट टर्मिनल, दो इनका इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, दो इनपुट टर्मिनल आगे। और इसको चलाने के लिए दो सप्लाई टर्मिनल्स होते हैं। सप्लाई टर्मिनल दो होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं प्लस VCC और दूसरा को माइनस VCC। ठीक है, प्लस VCC और माइनस VCC, ये आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, ये आपका आउटपुट हो गया, आउटपुट, और ये आपका इनपुट हो गया। तो एक इनपुट हमने यहाँ दिया V1, एक इनपुट हमने यहाँ दिया। अच्छा, इन दोनों इनपुट में से एक टर्मिनल पे हमने माइनस साइन होता है और दूसरे पे प्लस होता है। माइनस साइन कहने का मतलब है कि इस टर्मिनल का नाम जो हो जाता है वो कहलाता है क्या? तो इन्वर्टिंग टर्मिनल। जिस पे आपका माइनस साइन लगा है उसको कहेंगे क्या? इन्वर्टिंग टर्मिनल। दूसरा जिस पे प्लस लगा है उसको कहेंगे इसका उल्टा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। क्या? तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, तो कितने मिनिमम कितने इसमें टर्मिनल्स होते हैं? तो 5 टर्मिनल्स होते हैं, एक आउटपुट के लिए, दो इनपुट के लिए, और दो सप्लाई जो इस डिवाइस को चलाने के लिए, रन कराने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन आर ओपेम? ओपेम को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ओपेम, शॉर्ट में ओपेम। इसको डिफाइन करने का तरीका है कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है। क्या होता है? इट इज अ डायरेक्ट कपल्ड, इट इज अ डायरेक्ट कपल्ड, सबको मतलब हम बता, डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर ये काम क्या करता है? इट जस्ट एम्पलीफाई द difference between
इट्स टू इनपुट, इसके दोनों इनपुट टर्मिनल के बीच में जो सिग्नल्स है उनके डिफरेंस को ये एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, इसके डिफरेंस को ये एम्पलीफाई, बस ना। क्या मतलब हुआ डायरेक्ट कपल? डायरेक्ट कपल का मतलब हुआ कि एक एम्पलीफायर, जब हम लोग एक एम्पलीफायर में इतना कैपेसिटी नहीं होता कि आपको एक छोटे से सिग्नल को बहुत हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल बना सके, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम एक एम्पलीफायर का जो आउटपुट है, जो सपोज ये एक एम्पलीफायर है, इसने अपना सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके यहाँ आउटपुट बनाया। ठीक है, अब ये एम्पलीफाई होकर सपोज इस तरह से आया है, तो हमको इतना रिक्वायरमेंट नहीं, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है। करेंगे इस सिग्नल, ये जो आउटपुट है, इसको किसी दूसरे एम्पलीफायर का इनपुट की तरह बनाएंगे। ठीक है, इसका और ये भी फर्दर क्या करेगा, कुछ और एम्पलीफाई करेगा, फिर इसको तीसरे एम्पलीफायर का आउटपुट बनाएंगे तो ये और ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक एम्पलीफायर दूसरे एम्पलीफायर से जोड़ा जाता है। तो जोड़ने का तरीका क्या है, तो डायरेक्ट कपल्ड मीन्स कि सिंपल एक प्लेन वायर से इसका आउटपुट दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट में कनेक्ट करते हैं, दूसरा का आउटपुट तीसरे एम्पलीफायर के इनपुट में कनेक्ट करते हैं यूजिंग अ सिंपल प्लेन वायर। वी डू नॉट यूज एनी कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर to connect between two different stages. That's why it is called as a direct couple. Next one was a high gain. High gains means op-amp has a very high gain. High gain का मतलब क्या हो जाता है कि गेन का मतलब होता है कि कितना टाइम्स आपका इनपुट सिग्नल आउटपुट में कन्वर्ट हुआ, इसको हम लोग गेन कहते हैं। सपोज कोई नंबर है 2, है ना, और वो कन्वर्ट हो गया 10 में, तो इसका मतलब है कि वो नंबर 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तब जाकर के 10 बना है। तो दिस इज नोन एज द गेन, दिस 5 इज नोन एज गेन। तो गेन होता है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हाई होता है। आइडियल ओपेम का तो गेन इन्फिनिटी होता है, और रियल का हम ओपेम का गेन बहुत हाई होता है। हाई गेन का मतलब है कि अगर इस इनपुट में छोटा सिग्नल भी आप दीजिएगा तो वो इसको बड़े अमाउंट में एम्पलीफाई कर सकता है ना। क्यों? क्योंकि गेन के बारे में हमने क्या कहा कि गेन क्या होता है, कितना टाइम्स आपका इनपुट एम्पलीफाई हुआ, मीन्स कि आउटपुट बाई इनपुट का रेशियो होता है गेन। ठीक है, तो यहाँ से हम आउटपुट लिख पाएंगे कि आउटपुट कितना होता है, तो भाई गेन इनटू इनपुट। ठीक है, अगर गेन की वैल्यू, अगर मान लो सिग्नल इनपुट छोटा भी रहा तो गेन तो हाई है, गेन अगर हाई रहेगा तो हमारा आउटपुट हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि गेन जो आपका है वो एक ओपेम का गेन बहुत ज़्यादा हाई होता है, कम नहीं होता है। तो गेन का हाई गेन होने की वजह से क्या होगा कि छोटे से छोटा सिग्नल को भी ये अच्छे से एम्पलीफाई कर पाएगा। तीसरा पॉइंट इस पे लिखा है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का मतलब होता है कि अगर हम इस ओपेम के आउटपुट की तरफ से कोई सिग्नल को हम लेके आए, सपोज हम इसको हम कहना चाह रहे हैं इस तरह से, ठीक है, सपोज ये यही सिग्नल है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम इसका आउटपुट से एक सिग्नल को इनपुट की तरफ लाना चाह रहे हैं। तो हम या तो इसको ऐसे ला सकते हैं कि ये आउटपुट है, यहाँ से एक सिग्नल ऐसे उठाया और ये इनपुट की तरफ इस तरह से लाके ऐसे कनेक्ट कर दिया, या तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इस तरह से करेंगे कि आउटपुट सिग्नल इनपुट की तरफ टर्मिनल से ला रहे हैं, तो इनपुट का इन्वर्टिंग टर्मिनल में अटैच कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। क्या? नेगेटिव फीडबैक। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग ऐसा करते कि जो आउटपुट था वहां आउटपुट का सिग्नल ला करके हम पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कनेक्ट करते थे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कनेक्ट कर दिया, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक, या इसको दूसरी तरह से ये भी कहा जा सकता है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल में इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में 180 डिग्री डिफरेंस होता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक में ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया, ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया, ये आपका फीडबैक हो गया। तो नेगेटिव फीडबैक में आउटपुट सिग्नल इनपुट की तरफ आता है, तो इस आउटपुट और सिग्नल के बीच में डिफरेंस कितना का होता है, तो इट इज 180 डिग्री। और पॉजिटिव फीडबैक में जब सिग्नल आउटपुट से इनपुट की तरफ लाते हैं तब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है, तो इट इज 0 डिग्री, इट इज 0 डिग्री। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जब हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम लोग किस तरह का फीडबैक इस्तेमाल करते हैं, तो नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव फीडबैक में हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक एम्पलीफायर की तरह काम करेगा,
और अगर पॉजिटिव फीडबैक हम ले आए, पॉजिटिव फीडबैक, तो ये ऑक्सीलेटर की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ऑप-एम्प से भी ऑक्सीलेटर बनाया जाता है। ऑक्सीलेटर एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि एक नॉन फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रिपीटेडली विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ये, अगर हम ऐसे सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस तरह से हमें सिग्नल प्रोड्यूस होता रहेगा। ये काम होता है ऑक्सीलेटर का, एक नॉन फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमेशा ये प्रोड्यूस। पॉजिटिव फीडबैक हुआ, ये क्वेश्चन पहली बार भी आ चुका है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तब क्या चीज, कौन सा डिवाइसेस का फॉर्मेशन होता है, तो इट इज ऑक्सीलेटर। और अगर नेगेटिव फीडबैक देंगे तो कौन सा डिवाइस बनेगा, इट इज नथिंग बट द एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। समझ में आ गया क्या हमने कहा? तो यहाँ पे हमने आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पूरा डेफिनेशन क्लियर कर दिया कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज ए डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ये करता क्या है, इट जस्ट एम्पलीफाई द डिफरेंस बिटवीन इट्स टू इनपुट, है ना, अपने इनपुट में जो दो इनपुट है उसके डिफरेंस को ये एम्पलीफाई करता है। एक और तरीका है, और ज्यादा आसान तरीका है आपके ओप-एम्प को डिफाइन करने का, वो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि बेसिकली ए ओप-एम्प इज ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। एक ओप-एम्प जो होता है एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है, इसमें एक से ज्यादा एम्पलीफायर लगे रहते हैं, ठीक है, जो आपस में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैनर में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके अंदर मिलियंस और बिलियंस ऑफ फेट, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर बने रहते हैं, और ये डिवाइसेस आईसी के फॉर्म में हमको मिलता है। तो जो ऐसा कोई डिवाइस जिसके अंदर मिलियंस ऑफ फेट हो, रजिस्टर हो या ट्रांजिस्टर हो, तो ऐसे डिवाइस हमको आईसी के फॉर्म में मिलेगा, सर्किट के फॉर्म में नहीं मिलता है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में मिलता है। प्लेन ऐसे ओपन बोर्ड सर्किट की तरह नहीं मिलेगा, ये हमको आईसी के फॉर्म में मिलेगा, एक चिप के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ओप-एम्प क्यों बनाया गया था, तो ओप-एम्प बेसिकली बनाया ही गया था कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन को पूरा करने के लिए, जैसे एम्पलीफिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, एडिशन, इंटीग्रेशन एंड सम अदर केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो कि एग्जांपल ऑफ एन ओप-एम्प, तो एग्जांपल ऑफ ओप-एम्प is C741, this is the example of an op-amp. This is also a asked question in the previous GP examination, that IC 741 is, there was given a 4 option, one of the option was the op-amp, so it is an example of op-amp. IC 741 is an example of operation. Same like BJT के केस में भी हमने देखा था, तो BJT में हमने BC147 पढ़ा था, तो वो सीरीज क्या था, तो BJT का था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या बताया कि ओप-एम्प को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ओप-एम्प इज ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर in which number of amplifier stages are interconnected to each other in a very complicated manner, and these are formed to do mathematical operation like amplification, subtraction, differentiation. Okay, now the most important part of the chapter is the what are the characteristics of an ideal op-amp. What are the characteristics of an ideal? This is the asked question. Characteristic of an ideal op-amp. Mark the word, that is, we are now going to learn the characteristic of an ideal op-amp, not the real op-amp. It is the ideal op-amp. Okay, it is the ideal op-amp. आइडियल op-amp के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है उनका वोल्टेज गेन हाई। इसका कैसा होता है, तो इनफाइनाइट वोल्टेज गेन। इनफाइनाइट वोल्टेज गेन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इनफाइनाइट वोल्टेज गेन का मतलब है कि आप कितना भी छोटा सिग्नल दे दो, ठीक है, कितना भी छोटा सिग्नल दे दो, आपको वो आउटपुट लार्ज क्वांटिटी में आपको एम्पलीफाई करके op-amp दे देगा। क्योंकि गेन इन्फिनिटी है, तो जो भी आपका डिफरेंशियल वोल्टेज होगा VD, जो आपको वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, वो बहुत कम का जरूरत होगा। क्यों, तो देखो यहाँ पे अगर हमारे पास एक op-amp है कुछ इस तरह से, ये एक op-amp बना दिया हमने, है ना। अब यहाँ देखो हाई गेन का मतलब क्या है,
कि ये माइनस ये प्लस, गेन इसका हाई है, ठीक है ना, इसका गेन ए भी बोल रहे हैं और इसको हाई के लिए हमने इन्फिनिटी दिखा दिया। अब सोचो ये जो वोल्टेज यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस होगा, इनके बीच का वोल्टेज V1 माइनस V2, इसको VD कह दिए, VD। ये VD जित कम हो, अगर एक आउटपुट आपको चाहिए, तो इनपुट का डिफरेंस जितना भी कम होगा, अपने हाई गेन के वजह से बहुत छोटे डिफरेंस भी ये आउटपुट प्रोड्यूस करा सकता है। इसका ये मतलब हुआ इनफाइनाइट वोल्टेज गेन का। एक छोटा सा भी डिफरेंशियल इनपुट मौजूद है, ड्यू टू इट्स हाई इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, आइडियल के लिए इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, इट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस द आउटपुट वोल्टेज, है ना। तो ये हो गया इनफाइनाइट गेन। नेक्स्ट वन वाज इनफाइनाइट बैंडविड्थ। इनफाइनाइट बैंडविड्थ, देखिए हर डिवाइस एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए बना रहता है। कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है अब वो हर फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे वर्क करे। हर डिवाइस का एक लिमिटेशन होता है कि हम फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर के फ्रीक्वेंसी 2 के बीच का जितना भी सिग्नल उसी सिग्नल के वर्क कर सकते हैं। F1 से नीचे में भी काम नहीं कर पाएंगे और F2 से ऊपर में भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक आइडियल ओपेम का बैंडविड्थ होता है, वो कितना होता है, तो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट बैंडविड्थ कहने का मतलब है कि इसने हर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये एक्सेप्ट कर लेगा। हर फ्रीक्वेंसी सिग्नल में या तो 0 हर्ट्ज हो जाए, 0 लेकर के इनफाइनाइट हो जाए, इसके बीच कोई भी फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली बात है सब तो इसी के बीच का ही फ्रीक्वेंसी होगा, तो इसके बीच का कोई भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है तो हमारा ओपेम उसको एम्पलीफाई करने के लिए कैपेबल है। उसको एम्पलीफाई करने के लिए क्या है, तो कैपेबल है। यहाँ पे 0 हर्ट्ज का मतलब हुआ डीसी सिग्नल, ठीक है। इनफाइनाइट हर्ट्ज का मतलब कह सकते हो कि एसी सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो आइडियल केस है, कुछ भी होगा, वैल्यू बहुत हाई भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन वाज द नेक्स्ट वन was infinite input resistance. Infinite input resistance, इनपुट रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस का मतलब है, रेजिस्टेंस कर लो या इम्पीडेंस। इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस कहने का मतलब है कि जो हमारा ओपेम है उसके टर्मिनल के अंदर कोई भी करंट पास नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी करंट पास नहीं कर सकता। क्या कहने का मतलब है, सपोज दिस इज द आवर ओपेम एंड दिस इज द इट्स 2 टर्मिनल, ठीक है, इट्स 2 टर्मिनल, ओपेम का ये 2 टर्मिनल है। तो इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस का मतलब है कि यहाँ ओपेम का जहाँ पे एंट्री होने वाला है सप्लाई का, वो इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक ऐसा रेजिस्टेंस मौजूद है जिसकी वैल्यू कितना है, तो इनफाइनाइट ओम। तो अगर कहीं पे 2 टर्मिनल के बीच में इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस लगा है तो कोई भी करंट इसमें एंट्री नहीं कर सकता। कोई भी करंट क्या होगा, 0, यहाँ पे करंट 0। तो एक ओपेम का, एक आइडियल ओपेम के इनपुट टर्मिनल पे करंट की वैल्यू क्या होता है, तो इट इज ऑलवेज 0, इट इज ऑलवेज 0। द करंट एट द इनपुट टर्मिनल इज 0 ड्यू टू इट्स इनफाइनाइट इनपुट resistance. Next one was the zero output resistance या impedance. What does it mean, the zero output resistance? Due to zero impedance or resistance, the ideal op-amp can drive infinite number of other devices. क्या, तो अगर किसी भी आउटपुट पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, एक आइडियल ओपेम का आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है, तो 0, तो जो भी सिग्नल इस आउटपुट पे एम्पलीफाई होकर के आएगा उस सिग्नल का किसी भी, चूंकि रेजिस्टेंस 0 है तो कोई भी उस सिग्नल का में कोई ड्रॉप नहीं आएगा एट द आउटपुट टर्मिनल। हमारा जो भी सिग्नल एम्पलीफाई होकर के आ रहा है वो आउटपुट पे घटेगा नहीं, डिक्रीज नहीं करेगा।
अगर घटेगा नहीं या डिक्रीज नहीं करेगा तो हम सेम आउटपुट को किसी दूसरे ओपेम में लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरे ओपेम में लगा सकते हैं, कोई घटा नहीं। दूसरा ओपेम का भी जो आउटपुट होगा वो भी, चूंकि आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है आइडियल ओपेम का, तो ये भी कुछ एम्पलीफाई करेगा, तो आउटपुट में कोई भी वैल्यूज जो है आपका घटेगा नहीं। ठीक है, एम्पलीफाई सिग्नल आपका घटेगा नहीं, आप इसको किसी तीसरे ओपेम में सप्लाई कर सकते हो। तो चूंकि आउटपुट सिग्नल घट नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम कई सिग्नल कई डिवाइसेस आपस में हम कनेक्ट करके चला सकते हैं, क्योंकि सिग्नल घट नहीं रहा चलेगा। अगर सिग्नल ये घटता जाता है तो मेरे पास लिमिटेशन हो जाता है कि भाई हम इतना ही अलग से और डिवाइस लगा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा सिग्नल में काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा ड्यू टू आउटपुट रेजिस्टेंस। बट द आउटपुट रेजिस्टेंस इज 0, it indicates that the op-amp can drive infinite number of other devices. Okay. Next was the fifth. If अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर ये वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज V2 है, अगर if V1 equals to V2, then the differential voltage will be 0, because the output is the difference of its input. This case is known as the perfect balance case. तो एक्चुअल में ओपेम क्या करता है, ओपेम का आउटपुट होता है वो हमेशा अपने इनपुट का डिफरेंस होता है। ठीक है, इनपुट का डिफरेंस होता है V1 और एम्पलीफाई फॉर्म। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा कि परफेक्ट बैलेंस का केस क्या है, जब आपका इनपुट में दोनों तरफ का वोल्टेज हो जाए तो डिफरेंशियल वोल्टेज जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। CMRR, common mode rejection ratio, it is known, and we will discuss about this term in the later classes. We will discuss it about it, but for the time being CMRR कितनी होता है एक आइडियल ओप एम्प का, तो इनफाइनाइट। ठीक है, CMRR का मतलब होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। CMRR एक एम्पलीफायर की वो कैपेबिलिटी होती है जिस कैपेबिलिटी की सहायता से एक ओप एम्प नॉइस को कैंसल आउट कर सकता है। मींस कि अगर कोई नॉइस सिग्नल एक ओप एम्प के टर्मिनल्स पे एक्ट होता है तो वो नॉइस सिग्नल को आसानी से एक ओप एम्प कैंसल कर सकता है, हटा सकता है। इस चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा टूल है, तो CMRR टूल एक आइडियल ओप एम्प के लिए कितना होता है, तो इनफाइनाइट वैल्यू का होता है। दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल ओप एम्प। दिस इज द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल। Now we will move to the CMRR. CMRR के बारे में बताते हैं। What does it stand for? It stands for common mode rejection ratio। ठीक है, इसको हम लोग फिगर ऑफ, ऑल्सो नोन एज फिगर ऑफ मेरिट, इसको फिगर ऑफ मेरिट भी कहते हैं। तो फिगर ऑफ मेरिट बोल लो या फिर CMRR बोल लो, एक ही बात है। क्या ये बताता है, ये क्या इंडिकेट करता है कॉमन मोड, ये एबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर है कि किस तरह से कोई ऐसा सिग्नल जो उसके दोनों इनपुट पे एक साथ पड़े, मेनली दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉइस सिग्नल, उसको कितना आसानी से हटा सकता है। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, द मेजर ऑफ, इट इज द measure of an amplifier
of an amplifier ability to reject noise। एक नॉइज को रिजेक्ट करने की जो एबिलिटी होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं, तो CMRR। अब देखो यहाँ पे कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं उस चीज को समझेंगे। सपोज मेरे पास एक ओपेम है, ठीक है, इसका 5 टर्मिनल है, ये आउटपुट है, ये इनपुट टर्मिनल है, ये आपका ड्राइविंग टर्मिनल है, ठीक, प्लस VCC प्लस VCC और माइनस VCC, ठीक है, प्लस VCC और माइनस। देखो हम अगर एक ये ओपन अभी रन कर रहा है, अगर हमको इसको रन कराने के लिए कोई सिग्नल हम देंगे तो मेरे पास क्या चांसेस हो सकता है। तो हम अपना सिग्नल जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, या तो हम अपना सिग्नल इस टर्मिनल पे देंगे सिग्नल, ठीक है, या तो हम सिग्नल इस टर्मिनल पे देंगे, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो दो में एक साथ हम सिग्नल देंगे, दोनों में एक साथ हम सिग्नल देंगे, और कोई केस तो बनता नहीं है, और कोई केस बनता नहीं। जो सिग्नल इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आएगा वो आउटपुट टर्मिनल में 180 डिग्री का उसमें चेंज हो जाएगा। मीन्स कि ऐसा सिग्नल है तो आउटपुट टर्मिनल में कैसा हो जाएगा सिग्नल, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। वही जो सिग्नल हमने पॉजिटिव टर्मिनल यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में दिया है वो एज इट इज वैसे ही फेज आउट होकर के आएगा, उसी फेज में आएगा, और फाइनल जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस एम्पलीफाई होकर के हमको मिलेगा। फाइनली क्या मिलेगा, तो इनका एम्पलीफाई बड़ा छोटा देख लिया जाएगा, कौन बड़ा कौन छोटा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि अगर कोई ऐसा जिसकी हमको जरूरत नहीं, तो ऐसा सिग्नल जिसकी हमको जरूरत नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नॉइज। क्या, नॉइज। एनी सिग्नल विच इज नॉट ऑफ आवर यूज एंड दे प्रोड्यूस हिंड्रेंस इन द स्मूथिंग ऑफ द डिवाइस इज नोन एज द नॉइज। अगर कहीं से कोई नॉइज आ रहा है, सपोज ये एक नॉइज है, ये एक नॉइज सिग्नल है, ठीक है, ये एक नॉइज सिग्नल है, इस तरह से ये एक नॉइज सिग्नल है, ये आ रहा है और हमारे डिवाइस को दिक्कत देगा। तो ये जब नॉइज सिग्नल आएगा, ये नॉइज सिग्नल दोनों टर्मिनल पे एक जैसा अपीयर होगा, होगा ना, एक जैसा, दोनों टर्मिनल पे एक जैसा अपीयर होगा। इसको क्या पता कि कौन सा इन्वर्टिंग है कौन सा नॉन इन्वर्टिंग है, एक जैसा अपीयर होगा। तो जो इस नॉइज सिग्नल का जो पार्ट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आएगा वो पार्ट क्या होगा, आउटपुट में रिवर्स कर जाएगा। सपोज ये ऐसा है, ये कैसा सिग्नल हो करके आ रहा है, नॉइज सिग्नल ऐसा, तो आउटपुट में हो जाएगा ऐसा। वहीं पे ये नॉइज सिग्नल जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में आ रहा था कुछ इस तरह से, तो ये आउटपुट में रह जाएगा सेम फेज डिफरेंस इसी तरह से। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, तो चूंकि नॉइज एक ही है और दोनों में सेम नेचर के साथ स्ट्राइक करेगा, तो यानी कि क्या है कि जितना इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में भी मैग्नीट्यूड होगा उस नॉइज का, और उसमें से एक नॉइज का वैल्यू 180 डिग्री से पलट जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि एक सिग्नल है अगर ऐसा रहे, है ना, ये माइनस वाला टर्मिनल पे ये सिग्नल इस तरह से आया और प्लस वाला टर्मिनल पे ये सिग्नल ऐसा आया, ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि ओपेम अपने इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, इसीलिए वो डिफरेंस को एम्पलीफाई करने दिया, तो जितना इधर माइनस है उतना उधर ही प्लस है, जितना इधर प्लस है उतना इधर है, तो दोनों मिलकर के जीरो हो गया। CMRR को ये कहते हैं, ठीक है। तो CMRR क्या है, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन एम्पलीफायर टू रिजेक्ट या टू सप्रेस नॉइज सिग्नल। How you will calculate mathematically, CMRR को कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, तो CMRR is equals to 20 log of वोल्टेज गेन, कौन सा, डिफरेंशियल वाला, डिवाइडेड बाई वोल्टेज गेन कौन सा, तो कॉमन मोड वाला। यहाँ पे डिफरेंशियल वोल्टेज गेन VD की जो वैल्यू क्या होता है, तो पॉजिटिव वोल्टेज माइनस ऑफ नेगेटिव वोल्टेज, एंड
कॉमन मोड का जो वोल्टेज होता है VC जो डिनोमिनेटर में है उसकी वैल्यू क्या होगा, तो V पॉजिटिव प्लस ऑफ V नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट, ये हो गया आपका न्यूमरेटर वाला। हाँ, यूनिट होती है इसका डीबी में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इट इज आल्सो नोन एज द फिगर ऑफ मेरी, ठीक है। तो जो भी नॉइज सिग्नल होता है दोनों टर्मिनल पे सेम मैग्नीट्यूड से अपीयर होता है। इसमें से एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वाला जो सिग्नल होगा वो 180 डिग्री से फेस शिफ्ट नहीं करेगा, जबकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वही जो सिग्नल आया नॉइज 180 डिग्री से फेस शिफ्ट कर जाएगा। आउटपुट पे ये दोनों का जब डिफरेंस आएगा तो जीरो हो जाएगा। इस तरह से जो भी नॉइज सिग्नल एक ओपेम के ऊपर पड़ता है तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है, आउटपुट में अपीयर ही नहीं हो पाता, ठीक है। इसको कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। Okay, next we will move to the block diagram of an open, block diagram of an open, block diagram, ये ब्लॉक डायग्राम को तो ब्लॉक डायग्राम करते हैं। यहाँ पे क्या है, फाइनली इट इज आउटपुट टर्मिनल, this is known as the input stage, this is input stage. Next one was the intermediate stage, intermediate stage. Third was the level shifting stage, level shifting stage. And last one was the output amplifying stage, output amplifying stage. This is the one is the inverting terminal and one was the non terminal. This is the inverting and this is non-inverting. ओके, दो टर्मिनल होते हैं, है ना, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड द इन्वर्टिंग टर्मिनल। बेसिकली दिस these two stages consist of differential amplifier. This is these two stages is the differential amplifier.
The third is emitter follower stage. Emitter follower. And the last stage is consist of a push-pull amplifier. It is a type of power amplifier, a push-pull amplifier. तो चार स्टेज हमारे पास होते हैं। एक ब्लॉक डायग्राम में चार स्टेज हमारे पास मौजूद होते हैं, जिसमें कि जो पहला स्टेज है कौन सा, तो इनपुट स्टेज। ये इनपुट स्टेज का काम क्या है? इनपुट स्टेज का काम बस इतना है कि डिफरेंस को प्रोड्यूस कराना। द मेन फंक्शन ऑफ ओपन इज टू क्रिएट डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट सिग्नल। इसका दो इनपुट सिग्नल मिल रहा है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, इनके बीच में जो सिग्नल आ रहा है इन दोनों टर्मिनल के, उसके डिफरेंस को क्रिएट कराना, यानी कि वीडी को क्रिएट कराता है। यानी कि ये क्या करता है, तो सिग्नल के डिफरेंस को क्रिएट कराता है। कौन सा स्टेज, तो इनपुट स्टेज का काम होता है। ठीक है, it creates the difference between the input signal. In short, we can write that it create in this stage difference between two input signal are created and then it get amplified. पहला स्टेज में क्या है कि सिग्नल को जो भी इनपुट इन्वर्टिंग और जो नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल में जो आपका मिल रहा है सिग्नल, उसके डिफरेंस को क्रिएट करना। दूसरा है इंटरमीडिएट स्टेज। तो आपको पहले ही बताया मैंने कि एक ओपेम जो होता है वो एक मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर है। ठीक है, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर से हमको नॉन वैल्यू का एम्पलीफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो हम एक से अधिक ट्रांजिस्टर आपस में बैक टू बैक या सीरीज कनेक्टेड या कास्केडेड जो कह लीजिए वैसे है कि एक का आउटपुट दूसरे के स्टेज के इनपुट में जाएगा, दूसरे का आउटपुट तीसरे ओपेम के इनपुट में जाएगा, इस तरह से होते हैं। तो इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होता है, तो यहाँ पे एक स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज के इनपुट में कन्वर्ट किया जाता है। और कैसे इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, एक स्टेज और दूसरा स्टेज को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो याद कीजिए कि हमने इसका जब डेफिनेशन बता रहा था ओपेम का, तो वहां पे हमने डेफिनेशन बताया था कि ओपेम इज ए हाई गेन डायरेक्टली कपल्ड नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये एक स्टेज से दूसरा स्टेज में कैसे कनेक्ट होते हैं, तो इट इज कनेक्टेड डायरेक्ट कपलिंग मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इंटरमीडिएट स्टेज में क्या हो जाता है कि एक स्टेज दूसरे स्टेज के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है ना, वन स्टेज गेट कनेक्टेड with another stage through direct coupling ओके, डायरेक्ट कपलिंग से इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तीसरा आ जाइए लेवल शिफ्टिंग स्टेज। लेवल शिफ्ट स्टेज क्या होता है, लेवल देखिए, इन दिस स्टेज द वोल्टेज लेवल इज शिफ्टेड, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो शिफ्टिंग। वोल्टेज लेवल को यहाँ पे हम लोग शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं। और इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक इमीटर फॉलोअर सर्किट जिसका कांस्टेंट करंट सोर्स हो, उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ वोल्टेज लेवल using emitter follower with a constant current source
is applied. Okay. Last one was the output amplifying stage. आउटपुट स्टेज कह लो या आउटपुट एम्पलीफाइंग स्टेज कह लो, एम्पलीफाइंग स्टेज। तो नाम से यहाँ पे हम लोग आउटपुट एम्पलीफाइंग स्टेज में क्या यूज करते हैं, तो पुश पुल एम्पलीफायर करते हैं। तो इस पुश पुल एम्पलीफायर का इनपुट कौन होता है, तो जो लेवल शिफ्टिंग स्टेज से जो आउटपुट निकलेगा वही पुश पुल एम्पलीफायर का क्या होगा, इनपुट होगा। और पुश पुल एम्पलीफायर क्या करता है, इट इंक्रीजेस द आउटपुट वोल्टेज एंड हाई करंट डिलीवरिंग कैपेसिटी ऑफ द ओपेम, है ना। तो पुश पुल एम्पलीफायर क्या करता है, इसका पहला इनपुट कौन होगा, तो लेवल शिफ्टिंग स्टेज का जो भी आउटपुट है वही इसका इनपुट बनता है। और पुश पुल एम्पलीफायर करता क्या है, ये आउटपुट वोल्टेज को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है और जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसके करंट डिलीवरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है ना। तो पुश पुल एम्पलीफायर बाई पुश पुल amplifier increases the output voltage and high current delivering capability of the operational amplifier. So this is the mainly 4 stage or of an operational amplifier. सर हाँ, सर वो लास्ट वाला एक बार बताइए ना, आउटपुट एम्पलीफायर आउटपुट एम्पलीफायर स्टेज में होता है ये जो पुश पुल एम्पलीफायर हम लोग यूज करते हैं एट आउटपुट एम्पलीफाइंग स्टेज। अब पुश पुल एम्पलीफायर इज ए टाइप ऑफ एम्पलीफायर, आप लोगों को नहीं पढ़ना है वो, ठीक है, एनालॉग में या फिर हम लोग ईडीसी सब्जेक्ट में ये लोग पढ़ते हैं। तो आउटपुट ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यहाँ पे पुश पुल एम्पलीफायर एट द लास्ट स्टेज यूज किया जाता है। ये क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता है और जितना इंक्रीज हो को भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को का करंट कैपेसिटी था डिलीवर करने का कि भाई इतना करंट वो डिलीवर कर सकता है, उस करंट कैपेसिटी डिलीवरिंग को भी बढ़ा देता है।